अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 11 को, और टेस्ट नंबर 11 बेस करेगा यूनिट नंबर 7 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 है, द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस दैट चेंजेस द लेंथ इज। ऑप्शन अल्फा है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन बीटा है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यूब, ऑप्शन चार्ली है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन डेल्टा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला है। हम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं कि जो स्ट्रेस होगा दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, चाहे ये किसी लेंथ के ऊपर लग रही है चाहे किसी वॉल्यूम के ऊपर एप्लीकेबल है, तो डेट्स वाई हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87 है, द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 0.5 मीटर इन अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज। आपने यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस गिवन है और बाकी डेटा के अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूला को अगर ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होगा। स्ट्रेस की वैल्यूज डायरेक्टली दी गई थी, डेट्स वाई 500 पास्कल्स लगा दी। स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल होता है, एल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा एल से ये पूरा फैक्टर डिवाइड हो रहा होगा। स्ट्रेस की वैल्यू 500, लेंथ 5 मीटर है और डेल्टा एल की वैल्यूज अगर मैं 0.5 अप्लाई कर दूं तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पर हमारे पास लिखा गया 500, ये 5 हो गया और ये 0.5 को 5/10 लिखेंगे। 5/10 का मतलब है ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये से कैंसल, तो डेट्स ये 5000 और y के यूनिट्स लग जाएंगे। यंग्स मॉडुलस के यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88 है, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेन ऑफ 0.25 and elongation of 20 centimeter in a wire of negligible cross sectional area, the length of the wire is। तो डेट्स वाई अब हम फार्मूला यूज करेंगे स्ट्रेन का, स्ट्रेन इज इक्वल टू द डेल्टा एल ओवर एल। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली एल किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज द डेल्टा एल ओवर स्ट्रेन। अलोंगेशन या एक्सटेंशन की वैल्यूज दी गई थी, डेट इज 20 सेंटीमीटर, मैंने सेंटी को 10⁻⁻² में कन्वर्ट किया। स्ट्रेन की वैल्यूज 0.25 है, इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं तो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि ये तो 20 × 10⁻⁻² हो जाएगा और मैं इसे 25 ओवर अगर 100 लिखता हूं तो डेट इज 20 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1/4। 25/100 को ऑपरेट किया, ये 4 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेट्स वाई 20 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो दिस वन इज 80 × 10⁻⁻² मीटर। लेंथ लेनी थी तो ये मीटर में निकल आई। अब अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर अल्फा है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बीटा है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर चार्ली है 80 मीटर और ऑप्शन नंबर डेल्टा है 100 मीटर। तो कौन सी ऑप्शन ठीक बन रही है जी, डेट इज द 80 सेंटीमीटर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। 89 क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज अटैच्ड विद अ मास ऑफ 8 किलोग्राम वर्टिकली। If tensile strain in the wire is 1.5 × 10⁻³ the extension in the wire will be। एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेन इनटू द लेंथ के। स्ट्रेन की वैल्यूज दी गई डेट इज 1.5, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज किसकी है, वो लेंथ की है 0.5 मिलीमीटर, तो मैंने मिली का प्रीफिक्स यूज कर लिया। 15 5 बार कितने होते हैं 75। डेसिमल पॉइंट्स गिनते हैं, आपके डाटा में 1 और 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो यहां पर हमारे पास आंसर में भी 2 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, तो ये 0.75 हो गया और 10⁻³ मिली होगा, तो ये 0.75 मिलीमीटर ऑप्शन होगी और तो करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 90, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ वेट फ्रॉम इट्स एंड, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेस इज सिग्मा एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज y। तो आपने अब बताना है कि कौन सा फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का करेक्ट होगा। ऑप्शन अल्फा है हाफ y सिग्मा स्क्वायर, ऑप्शन बीटा है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ऑप्शन चार्ली है 2/2 y सिग्मा स्क्वायर,
और ऑप्शन डेल्टा है हाफ वाई स्क्वायर सिग्मा। देखिए ऑपरेट करते हैं फॉर्मूला को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो हाफ सिग्मा, जिसे आप स्ट्रेस बोलते हो, इनटू द स्ट्रेन होता है। अगर मैं इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ द सिग्मा एंड वाई कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे इस स्ट्रेन की वैल्यूज लगानी पड़ेगी। स्ट्रेन की अगर मैं वैल्यूज लगाता हूं तो आप सबको पता है स्ट्रेन किसके बराबर निकलेगा, डेट इज द स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। तो डेट्स ए फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर वाई। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 91 क्वेश्चन है, यील्ड पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर। यील्ड पॉइंट को हमें डिफाइन करना है, क्या होगा। देखें अगर हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लूं तो हमारे पास ओरिजिन से लेकर जो ए पॉइंट तक हमारे पास रिलेशन था ये प्रोपोर्शनल लिमिट के रीजन में आता है। पॉइंट ए को डेट्स हमने सिग्मा पी मार्क किया था, पॉइंट बी को हम सिग्मा ई मार्क कर रहे हैं, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। हम इसे यील्ड स्ट्रेस और इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है, इससे आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। तो बी पॉइंट या यील्ड पॉइंट वो है जहां पर इलास्टिसिटी खत्म होती है और प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखिएगा। ऑप्शन ए है वर्किंग स्ट्रेस एंड्स एंड ब्रेकिंग द स्ट्रेस बिगन, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बीटा है ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड्स एंड द वर्किंग स्ट्रेस बिगन्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन चार्ली है इलास्टिक बिहेवियर एंड प्लास्टिक बिहेवियर बिगिंस, तो ऐसा ही हुआ, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो रही है। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 92 है जी, अ वायर कैन बी ब्रोकन बाय 75 न्यूटन। ब्रोकन, तो याद रखिएगा ये हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस या ब्रेकिंग फोर्स का क्वेश्चन है। द लोड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ सेम मटेरियल विल बी हाफ ऑफ द थिकनेस। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखें ब्रेकिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आर स्क्वायर के। कैसे पता लगा जी, ब्रेकिंग फोर्स एक्चुअली इक्वल होती है हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द एरिया के। सिंपल सा हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा, उसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। ये हमारे पास कांस्टेंट हो गए, तो एफ बी और आर स्क्वायर में कौन सा रिलेशन निकला, डायरेक्ट। दिस मींस दैट F2 ओवर F1 किसके बराबर आएगा, रिलेशन क्या था F और R स्क्वायर में, डायरेक्ट था और साथ में स्क्वायर भी था। तो R2 ओवर R1 होल स्क्वायर। R2 की वैल्यूज क्या दी गई, कहा गया हाफ ऑफ द थिकनेस, तो R2 R/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R। तो R से तो R कट गया, तो ये 1/2 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या निकलता है, डेट इज 1/4। तो F2 की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 1/4 तो फैक्टर बन रहा है और साथ में ये F1 का फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा। F1 कितना था, डेट इज द 75। तो 75 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास 20 के बहुत नियर अबाउट आएगा, बिकॉज 24 और 80 होते हैं ना। तो आंसर जो है वो 19 पॉइंट समथिंग न्यूटन निकलेगा। तो डेट्स है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर अल्फा है 19 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बीटा है 37 न्यूटन, ऑप्शन नंबर चार्ली है 300 न्यूटन और ऑप्शन नंबर डेल्टा है 75 न्यूटन। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 93, विद इन द इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंशन वर्सेस द लोड। एक्सटेंशन वर्सेस द लोड का कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा। तो एक्सटेंशन वर्सेस द लोड का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है एक्सटेंशन और लोड में अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ कौन सा रिलेशन है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम डायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ ड्रॉ करें तो डेट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 94, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। आपके पास सिंपल सी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दी गई है। इलास्टिसिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप पार्टिकल दोबारा रिगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल शेप को जब हम स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी इलास्टिसिटी। ऑप्शंस को पढ़ रहा हूं, ऑप्शन अल्फा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बीटा है इलास्टिसिटी, ऑप्शन चार्ली है प्लास्टिसिटी और ऑप्शन डेल्टा है टफनेस। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी हमारे पास, इलास्टिसिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन है बीटा एंड द बीटा ऑप्शन इज द इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 95 है, द लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर एज शोन। इफ द लेंथ्स आर द सेम द वायर विद मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। ग्राफ किसके दरमियान बना हुआ है, लोड और एक्सटेंशन के।
तो पहले तो ये लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ के लिए हम यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज लिखते हैं। यंग मॉडुलस क्या होता है? फोर्स इनटू द लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू द एक्सटेंशन। अच्छा, अब देखिएगा अगर हम इस ग्राफ का स्लोप लेना चाहें तो स्लोप किसके बराबर होता है? वाई एक्सिस का चेंज। वाई एक्सिस का चेंज हमारे पास क्या है? लोड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। एक्स एक्सिस का चेंज क्या है? दैट इज द एक्सटेंशन, दिस वन इज द डेल्टा एल। तो ये आपके पास इसका स्लोप बन रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यूज डिफाइन करना चाहूं तो एफ ओवर डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा? ये एरिया इधर मल्टीप्लाई हुआ और लेंथ आकर डिवाइड हो गया, तो डेट इज द स्लोप। ये हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास इस वक्त स्लोप y के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, स्लोप एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, स्लोप लेंथ के इनवर्स रिलेशन में है। मटेरियल सेम थे तो इसका मतलब है हमारे पास स्लोप और थिकनेस या एरिया में कौन सा रिलेशन निकलेगा? डायरेक्ट, क्योंकि हमें थिकनेस ऑफ द वायर के मतलब ही पूछा गया। दिस मींस दैट जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका थिकनेस ऑफ द वायर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ा स्लोप किस में है? ए में। तो सबसे थिक वायर ए और बी में से कौन सी होगी? डेट इज आल्सो द ए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 96 है जी, इफ द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी कॉजेज द shear strain such that the shape of the body get distorted। shear strain आया, याद रखिएगा, by pi by 6 रेडियन। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन विल बी, आपने स्ट्रेन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जी। तो शेयर स्ट्रेन को गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं और आप सबको पता है ये टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। थीटा आपके पास गिवन था पाई बाय 6। पाई बाय 6 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30 डिग्री होता है और टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यूज 1/3 अंडर रूट होगी। तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बी का। क्वेश्चन नंबर 97 है, द स्ट्रेन इन अ वायर ऑफ 15 मीटर लेंथ इज 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। द एलोंगेशन इन द वायर विल बी, हमने एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला स्ट्रेन वाला लगेगा। एलोंगेशन किसके बराबर आ जाएगी? स्ट्रेन इनटू द लेंथ के। स्ट्रेन की वैल्यूज दे दी गई थी, साथ में किसे मल्टीप्लाई कर देना है? लेंथ को। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर 15 2 30, 15 4 60 और 3 बाकी बचे हुए तो ये 63 हो गया। एक डेसिमल पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा देते हैं, इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर निकल आएगा। और अगर मैं इसे मिलीमीटर में लिखना चाह रहा हूं तो 10⁻⁻1 इससे यहां से इधर डिवाइड करवा देते हैं तो ये आंसर 6.3 इंटू 10⁻³ मीटर या 6.3 मिलीमीटर निकल आएगा। अब हम अपनी ऑप्शंस देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी जी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं, अल्फा ऑप्शन है 5.2 मिलीमीटर, बीटा ऑप्शन है 7.4 मिलीमीटर, चार्ली ऑप्शन है 4.8 मिलीमीटर और डेल्टा ऑप्शन है 6.3 मिलीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? 6.3 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 98, अ क्यूब ऑफ ईच साइड ऑफ लेंथ 6 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 72 न्यूटन। द स्ट्रेस ऑन द क्यूब इज, स्ट्रेस ऑन द क्यूब इज, स्ट्रेस ऑन द वायर इज। तो फॉर्मूला एफ ओवर ए ही होगा। तो फॉर्मूला है एफ ओवर ए, क्यूब है तो उसका एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर के। 72 फोर्स दी गई, लेंथ 6 थी तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो ये 36 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो 2 पास्कल या 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकलेगा। तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन चेंजेस द लेंथ ऑफ 5 मीटर वायर टू 5.2 मीटर। द एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड वायर इज। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन। फोर्स की वैल्यूज दे दी गई, डेट इज 100। एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वायर जो थी 5 मीटर की थी, एक्सटेंड होकर 5.2 हो गई, तो दोनों लेंथ्स को माइनस कर दीजिएगा तो ये एक्सटेंशन निकल आएगी। अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूं तो यहां पर तो 50 हो गया, ये 50 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.2 से। दिस मींस दैट 50 और 0.2 की जगह पर 2/10 कर देते हैं, ये से कैंसिल हो गया तो आंसर 10 जूल निकल आएगा। तो दिस वन इज द चार्ली। तो चार्ली इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100, the greatest stress that a material can endure without losing straight line proportionality between the stress and strain is called without losing straight line proportionality। तो straight line proportionality कहां पर हमारे पास होल्ड कर रही होती है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और अगर हम ग्राफ में से लेबल करें तो ये हमारे पास O से लेकर A पॉइंट था, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। एक बार ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यील्ड स्ट्रेस,
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, चार्ली ऑप्शन है प्रोपोर्शनल लिमिट, डेल्टा ऑप्शन है फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जी? प्रोपोर्शनल लिमिट, एंड दिस वन इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 101, अ स्टील हैज अ ग्रेटर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देन रबर बिकॉज अंडर द सेम स्ट्रेस। अब हमने अपनी ऑप्शंस को देखना है। पहली ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन है द स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन द रबर, ऑप्शन बीटा है द स्ट्रेन इन स्टील इज मोर देन द रबर, ऑप्शन चार्ली है एलोंगेशन इन स्टील इज मोर देन द रबर, ऑप्शन डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। देखिए कंपैरिजन है रबर और स्टील के दरमियान, तो डेट्स व्हाई बेसिक सा फार्मूला लिखते हैं, y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये हमारे पास कांस्टेंट दे दिया गया, तो दिस मींस दैट जिसमें स्ट्रेन कम से कम होगा उसका यंग मॉडुलस की वैल्यूज लार्जेस्ट से लार्जेस्ट निकलेगी, वो ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। तो दिस मींस दैट किसका हमारे पास यंग मॉडुलस ज्यादा होता है? स्टील का, तो उसमें स्ट्रेन क्या निकलेगा? कम से कम। अच्छा, अगर हम एक्सटेंशन की साइड पर आते हैं तो आपको यहां पर भी नजर आ रहा है कि y और डेल्टा एल में भी इनवर्स ही रिलेशन है, तो डेट्स व्हाई किसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा से ज्यादा निकलेगा? जिसमें एक्सटेंशन भी क्या आ रही होगी? कम से कम आ रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है? दैट इज द अल्फा। जी क्वेश्चन नंबर 102 है, अ वायर फिक्स एट अपर एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स F such that its length becomes 3 times of its initial length, that is 1 meter. The numerical value of the work done is, हमने numerical value of work done कैलकुलेट करनी है। वर्क डन का मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या सर्टेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या सर्टेन एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला हाफ F इंटू द डेल्टा एल है, वे डेल्टा एल इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे ली जाएगी? फाइनल लेंथ माइनस द इनिशियल लेंथ, 3 टाइम्स चेंज आया था तो 3 - 1 बिकॉज इनिशियल लेंथ 1 थी। तो अब अगर इस फार्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डेट इज द हाफ F और 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये वर्क डन न्यूमेरिकली किसके बराबर निकल आया? 4c के। तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 103 है, इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो हमारे पास इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस दी गई, आपने बताना है कि कौन सी वेरिएशंस ठीक है। आप सबको पता है कंडक्टर में कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर देते हैं, फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता, तो डेट्स व्हाई सबसे कम फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर में निकलेगा। इंसुलेटर का फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब था, तो ये उससे ज्यादा होगा, और इंसुलेटर में काफी बड़ा फॉरबिडन गैप प्रेजेंट होता है, तो डेट्स व्हाई सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसके लिए निकलेगी? इंसुलेटर्स के लिए। तो डेट्स व्हाई द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द कंडक्टर सबसे लीस्ट होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर द सेमीकंडक्टर इससे लार्जर होगा, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यूज फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर द इंसुलेटर के लिए निकलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई थीटा। 104 क्वेश्चन है, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एंड इट कैन बी। वैलेंस बैंड से ऊपर वाला बैंड कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड होता है, और ये होगा क्या? ये या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस को देखते हैं, डेट इज कंडक्शन बैंड और कंप्लीटली फिल्ड। तो गलत हो गया, कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं होता। ऑप्शन बीटा है कंडक्शन बैंड, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, तो ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन चार्ली है फॉरबिडन बैंड, तो फॉरबिडन बैंड वैलेंस बैंड से ऊपर नहीं होता, वैलेंस बैंड से ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। ऑप्शन डेल्टा है फॉरबिडन बैंड, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। तो कौन सी ऑप्शन इस वक्त हमारे पास करेक्ट है? डेट इज द बीटा। 105 क्वेश्चन है, अ मेटल वायर ओबेज हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ की आपके पास इक्वेशन लिख दी गई, F इज इक्वल टू द kx, वेयर F इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इन न्यूटन, x इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन मीटर एंड k इज द कांस्टेंट इन मीटर। द कांस्टेंट k इज नोन टू डिपेंड अपॉन, ये किस पर डिपेंड कर रहा होगा? ऑप्शन अल्फा है द नेचर ऑफ द वायर ओनली, ऑप्शन बीटा है द नेचर ऑफ द वायर एंड द फोर्स अप्लाइड, ऑप्शन चार्ली है द एक्सटेंशन ऑफ द वायर के, एंड ऑप्शन डेल्टा है द नेचर ऑफ द वायर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ के। तो फॉर्मूला देखते हैं जी, हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो F इंटू लेंथ ओवर एरिया इंटू द एक्सटेंशन। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की या K की वैल्यूज है जो हमारे पास हुक्स लॉ में कांस्टेंट बताया गया। तो ये हमारे पास K है, इस K की वैल्यूज किसके बराबर निकल रही है? ये एरिया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो किस पर डिपेंड कर रहा होगा? ये मटेरियल पर, y मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और लेंथ पर। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? डेल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 106, अ डक्टाइल मटेरियल अंडरगोज द डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ बिलो। एक डक्टाइल मटेरियल है, वो एक ग्राफ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेस स्ट्रेन में जो है वेरिएशन आ रही है। पॉइंट ए इज इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। जो पॉइंट ए है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच पाथ विल द मटेरियल फॉलो अपॉन रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेस एट ए। अगर आप ए पॉइंट पर स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो कौन सा हमारे पास जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली इस रिडक्शन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। तो याद रखिएगा, अगर प्लास्टिक रीजन से अगर हम यहां पर स्ट्रेस लगाना अप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली ओरिजिन पर आकर ग्राफ मीट नहीं करता, क्योंकि यहां पर लिटिल बिट वेरिएशन आती है। नो डाउट हम इस वेरिएशन को इग्नोर करते हैं, लेकिन वेरिएशन मौजूद होती है। तो डेट्स व्हाई अगर हम इस ग्राफ को वापस रिड्यूस करवाएंगे तो ये इस तरह से आकर यहां पर मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 107, अ वायर विच ओबेज द हुक्स लॉ हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ L0. It is first stretched to the length L1 and then to the length L2, where L2 is larger than the L1. What is the ratio of the energy stored in the wire in stretching it to L2 to the energy stored in the wire in stretching to the L1? तो हमारे पास हुक्स लॉ की वेरिएशन है। हुक्स लॉ देखिएगा है क्या, हुक्स लॉ है जो हमारे पास दैट इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा याद है तो हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 में भी ड्राइव किया हुआ है। तो ये हुक्स लॉ की वेरिएशन का हमारे पास फॉर्मूला होगा। इसके अकॉर्डिंगली एनर्जी और एक्स स्क्वायर में कौन सा रिलेशन निकलेगा, डायरेक्ट। दिस मींस दैट एनर्जी इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय द एनर्जी इन द फर्स्ट केस क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन का स्क्वायर इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय द एक्सटेंशन का स्क्वायर इन द फर्स्ट केस। तो सेकंड केस में एक्सटेंशन क्या हुई थी L2, ओरिजिनल लेंथ क्या थी L0, तो L2 माइनस L0 होल स्क्वायर। फर्स्ट केस में एक्सटेंशन कितनी थी L1, तो L1 माइनस L0 होल स्क्वायर। तो ये वाले हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी और ये ऑप्शन है जी चार्ली। 108 क्वेश्चन है, अ मटेरियल स्ट्रेचेस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, व्हाट डज द एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। देखिएगा ग्राफ किसके दरमियान बना हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के। आपसे पूछा गया ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर ग्राफ है तो इसका एरिया किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। तो अगर आप इसका एरिया लेते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हाफ बेस इंटू द ऑल्टीट्यूड, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। आप इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते थे, आप इसे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सी ठीक होगी। ऑप्शन अल्फा है सर्टेन एनर्जी, ऑप्शन बीटा है यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन चार्ली है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन डेल्टा है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, अ लोड ऑफ मास 100 किलोग्राम is suspended from a copper wire of length 0.5 meter and with a diameter of 2 millimeter. If the Young modulus of the copper is 11.8 into 10 raised to the power 10 Pascal, what is the work done in extending the wire? G की वैल्यूज दी गई है 9.8 और अब हम इसे रफली एस्टिमेट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला है हाफ F इंटू एल। अब यहां पर हम डेल्टा एल की वैल्यूज लगाते हैं। डेल्टा एल की वैल्यूज के लिए फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है कि जो डेल्टा एल होता है दैट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू द लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू द यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस। ये वाली वैल्यूज यहां पर लगा दे तो फोर्स और फोर्स स्क्वायर हो जाएगी, ये लेंथ और एरिया इनटू वाई से डिवाइड हो रही होगी। तो अब आप इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। अगर आप इसे वर्टिकली हैंग कर रहे थे तो फोर्स किसके बराबर होगी, वेट के। तो डेट से मैंने यहां पर mg लिख दिया, फोर्स का स्क्वायर था तो m का भी स्क्वायर लिया, g का भी स्क्वायर लिया। वैल्यूज रिप्लेसमेंट में देते हैं जी। मास 100 किलोग्राम था, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, g 10 है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ 0.5 मीटर है। ये 2 एज इट इज आ गया। पाई की वैल्यूज 3.14 लगाई। पाई क्यों लगाया है, बिकॉज यहां पर एरिया था, एरिया की जगह पर हमने क्या लगा दिया, पाई आर स्क्वायर। तो डेट्स व्हाई अब यहां पर हमने आर स्क्वायर की वैल्यूज लगाई। डायमीटर 2 मिलीमीटर दिया गया था तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर, बिकॉज रेडियस क्या होता है d/2 के। तो यहां पर मैंने रेडियस की वैल्यूज लगा दी और ये y की वैल्यूज दी गई है। अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं।
देखें अगर हम इसे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो ये 10 रेज़ की पावर 4 है, ये 10 रेज़ की पावर +2 है, तो ये 10 रेज़ की पावर 6 हो गया। ये 5/10 होगा, 5/10 का मतलब 1/2 होगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो जाएगा। ये 3.14 एज इट इज आ गया और यहां पर हमारे पास ये 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा 6 और ये 10 रेज़ की पावर 11 इनको ऑपरेट किया तो ये 10 रेज़ की पावर 5 हो जाएगा और यहां पर ये 1.18 है। ये 10 रेज़ की पावर 6 है, ये 5 ऊपर जाकर माइनस हो गया, 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 12 आ जाएगा। 1.18 की जगह पर मैंने राउंड ऑफ करके 1.2 लिख दिया। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14.4 हो जाएगा। यहां से हमारे पास आंसर 10 रेज़ की पावर +1 बन रहा है, डेट इज द 10। 10 को 14.4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर ऑलमोस्ट 0.6 के करीब निकलेगा, तो 0.65 जूल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 110 है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन stretches the length of a hanging wire by 1 millimeter. The force required to stretch a wire of same material and length but having the 4 times the diameter by 1 millimeter is. तो अब हमने कैलकुलेशंस जो करनी होगी उसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। आप सबको पता है फोर्स जो है वो डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहां पर हमारे पास इसका मतलब है F2 ओवर F1 किसके बराबर आ जाएगा, D2 ओवर D1 होल स्क्वायर। डायमीटर कितने टाइम्स एक्सटेंड कर दिया था 4 टाइम्स, तो मैंने इसकी जगह 4D लिखा और ये D लिख दिया, D से तो D कैंसिल हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई अब हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज द 16। तो F2 किसके बराबर आ जाएगा 16 इंटू F1 के। अब आप F1 की वैल्यूज लगा दो, हमारे पास आंसर निकल आएगा F2 इज इक्वल टू द 16 F1। F1 की वैल्यूज है जी 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन बिकॉज दैट इज टेकन एज द 1000। तो हमारे पास अब आंसर क्या आ गया 16 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन, तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस Y। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अमाउंट X, द वर्क डन इज। वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिएगा हाफ इलास्टिक मॉडुलस एरिया लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहां पर हमने जस्ट रिप्लेसमेंट देनी है। देखें हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है, आपसे यहां पर तो हाफ इलास्टिक मॉडुलस की जगह पर y का वर्ड लिखा गया, ये आपने एज इट इज लिख दिया, एरिया है और एक्सटेंशन की जगह पर हमारे पास क्या बोला गया x, तो मैंने x स्क्वायर लिखा और ये ओरिजिनल है बिकॉज दैट स्मॉल एज टेकन एज एक्सटेंशन और कैपिटल L टेकन एज द लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला पर जाते हैं तो ये डेल्टा होगा। हमने ओरिजिनल फॉर्मूला में जस्ट रिप्लेसमेंट दी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 112, अ स्टील वायर इज ऑफ रेडियस r एंड लेंथ L इज elongated by delta L when force F act on it. If another wire of same steel but of radius 2r and length 2L is stretched force 2F, increase in its length will be। अब लेंथ में इंक्रीज कितना होगा, देखिए डेल्टा एल किसके बराबर होता है एफ एल ओवर एरिया इंटू वाई के। एफ एल और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख दिया इंटू वाई, मटेरियल सेम था दैट्स व्हाई वाई की वैल्यूज तो सेम होगी, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा फोर्स लेंथ का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। दिस मींस दैट डेल्टा L2 ओवर डेल्टा L1 की रेशियो क्या होगी, एफ एल की रेशियो तो डायरेक्ट है तो F2 ओवर F1 मल्टीप्लाई बाय L2 ओवर L1, जबकि रेडियस की रेशियो इनवर्स थी तो मैंने उसे इनवर्स रेशियो और साथ में स्क्वायर भी लेना होगा। ये 2f है, ये एज इट इज f लिख ली, लेंथ भी डबल हो गई थी, ये एज इट इज लिख दिया, रेडियस भी डबल हो गया था तो r2 की जगह 2r लिख दिया, फोर्स से फोर्स, लेंथ से लेंथ और रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। रीजन ये 2 का स्क्वायर भी लेना है, तो 4/4 आंसर क्या निकल आएगा 1, तो इसका मतलब है डेल्टा L2 इज इक्वल टू द डेल्टा L1, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। 113 क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2 आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स व्हेन स्ट्रेच्ड विल बी इन द रेशियो। तो हमने एग्जैक्ट रेशियो डिफाइन करनी है। देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर ओवर यंग्स मॉडुलस। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते थे हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से, स्ट्रेन की जगह पर हम स्ट्रेन की वैल्यूज लगा देंगे, स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस, तो वहां से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब देखिएगा इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो है वो
एनर्जी स्टोर्ड जो है वो स्ट्रेस का स्क्वायर ओवर y और साथ में 1/2 मल्टीप्लाई भी करना है। अब इसका मतलब हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड इन केस नंबर 1 डिवाइडेड बाय द एनर्जी स्टोर्ड इन केस नंबर 2, और ये पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यूज ले रहे हैं। दैट इज एक्चुअली A2 ओवर A1 होल के बराबर आएगा। कैसे जी? मैं स्ट्रेस की वैल्यूज लगा देता हूं F ओवर A, तो ये F स्क्वायर ओवर A स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एरिया के स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में था, तो रिलेशन यहां पर यूटिलाइज कर दिया। एरिया किसके बराबर होता है? अगर मैं एरिया की वैल्यूज लगा दूं तो ये तो हाफ एज इट इज आ गया, ये F स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा और इसका स्क्वायर भी लेना होगा। तो d का स्क्वायर और फिर स्क्वायर लेंगे तो d की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो डेट्स से हमने यहां पर यही वैल्यूज d2 बाय होल पावर 4 लगा दी। तो कितना डायमीटर में चेंज आया था? 2 टाइम्स, तो 2 बाय 1 की पावर 4 हो जाएगी, तो ये 16 बाय 1 की रेशियो निकलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी 4। 114 क्वेश्चन है जी। द यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर है? द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल का, द सॉफ्टनेस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। एक्चुअली हमारे पास मॉडुलस जो है वो इलास्टिसिटी ही को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। जो इलास्टिसिटी है ना वो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज ही से हम मेजर कर रहे होते हैं। ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू से जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतना ही इसकी वैल्यूज भी क्या निकलेगी? वो लार्जर निकलेगी। तो दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या मानी जाएगी? 4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 115। द फिगर शो अ टिपिकल फोर्स ग्राफ फॉर रबर, व्हाट डज द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट? आपके पास जो शेडेड एक्सटेंडेड वायर अलोंग पाथ नंबर 1, बीटा ऑप्शन है एनर्जी रिकवर्ड अलोंग पाथ नंबर 2, चार्ली ऑप्शन है गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल स्पेसिमन, डेल्टा ऑप्शन है एनर्जी दैट एंटर द रबर फ्रॉम द सराउंड। ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है फोर्स एक्सटेंशन का, एक्चुअली रबर का ग्राफ है। एक्चुअली हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास जो है इलास्टिक हिस्टेरेसिस है। जैसे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का ग्राफ बनता है तो ये इलास्टिक हिस्टेरेसिस का ग्राफ है। पॉलीमर्स का ये ग्राफ होता है और ये ग्राफ हमारे पास एनर्जी गेन ही को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। कौन सी चीज एनर्जी गेन कर रही होती है? उस पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? दैट इज द 4। ये था जी हमारे पास आज का टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम इसी यूनिट का नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।